Hello friends, welcome to the channel of Atul Bhattar. In today's session, I will tell you about some important things. देखो दोस्तों, आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक। फाइनल एम आप लोग का क्या है? कुछ लोग को जॉब चाहिए, कुछ लोग को कुछ एग्ज़ाम्स क्रैक करनी है, उसके लिए कुछ लोगों को गेट की एग्ज़ाम देनी है, कुछ को आईएएस की एग्ज़ाम देनी है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देनी है ना? क्यों? ताकि आपको नौकरी मिल सके या आप हायर स्टडीज़ कर सके। तो आपको पता होना चाहिए एज अ मैकेनिकल इंजीनियर कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, अगर आप नहीं जानेंगे कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या क्या है तो आप कैसे कोई एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। देखो, 4 साल की इंजीनियरिंग है, 4 साल की इंजीनियरिंग में आप कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं? बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। पर क्या आप सारे के सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर पाएंगे क्या, पढ़ पाएंगे क्या, या याद रख पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स या कोई सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डिफरेंट पेपर्स देखेंगे पुराने साल से, 4-5 साल का, ठीक, अलग अलग चीज़ का, लाइक गेट के एग्ज़ाम का या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का या आईएएस का, तो अलग अलग ऐसे आप जब देखेंगे ना पुराने पेपर्स, तो आप पाएंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से हर साल नहीं पर लगभग हाँ आता ही 90-95% वही इस टॉपिक से आता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम मैकेनिकल इंजीनियर, ताकि आप आसानी से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक। अब कहीं कहीं इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक। फिर आया फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक। इसके बाद आया फ्लूइड मशीन, ठीक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जाता है, ठीक। पहले मैं आपको सिर्फ नाम बता रहा हूँ सब्जेक्ट्स के कि क्या क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन, फिर आईसी इंजिन्स, आईसीई शॉर्ट में कहते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक। अब इसके बाद रेफ्रिजरेशन आपने पढ़ा होगा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक। इसके बाद आप बताइए हीट ट्रांसफर, ठीक। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं आपको थर्मल पार्ट के बता रहा हूँ पहले, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स इसके पार्ट 1 पार्ट 2, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीनरी, इंटरनल कंबशन इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रांसफर। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप याद करेंगे तो गौर से थर्मल के क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। टर्बो मशीनरी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग और गैस टरबाइन। तो ये गैस टरबाइन में थोड़ा आपको यहाँ बीच में लिखता हूँ, इसकी खासियत है, या गैस डायनेमिक्स कहेंगे इसको, गैस डायनेमिक्स भी बोला जाता है, ठीक। तो अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से। तो ये जो है यहाँ तक गैस टरबाइन तक ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से पूछा जाता है, और सीक्वेंस भी लगभग यही है कि सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी, फिर
इंटरनल कंबशन इंजन वगैरह से पूछा जाता है। फिर इस पर डिपेंड करता है, कभी हीट ट्रांसफर ज़्यादा पूछते हैं, कहीं रेफ्रिजरेशन ज़्यादा पूछते हैं, कहीं गैस टरबाइन। और ये जो पावर प्लांट और ये टर्बो मशीनरी है थोड़ा थोड़ा सा है पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सब्जेक्ट थर्मल और फ्लूइड से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड बताऊंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं, ठीक। अब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे। तो मैन्युफैक्चरिंग कहीं कहीं वर्कशॉप नाम से आता है, कहीं कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नाम से, कहीं कहीं मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स नाम से यूज होता है, ठीक। अब इसी में हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन रिसर्च की। ऑपरेशन रिसर्च, तो ऑपरेशन रिसर्च भी हो गया। ऑपरेशन रिसर्च के साथ साथ कभी कभार इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कभी कभार कुछ थ्योरी क्वेश्चन आते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग थ्योरी क्वेश्चन आते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये कुछ हो गया, वर्कशॉप, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या टेक्निक, ऑपरेशनल रिसर्च या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक। आप नोट करते जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में बता रहा हूं आपको, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से। ये मंत्र है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक। इसके बाद अब आप आते हैं, थर्मल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन रिसर्च हो गया। अब क्या बचा, डिजाइन ओरिएंटेड, राइट हो दोस्तों, डिजाइन ओरिएंटेड। डिजाइन ओरिएंटेड में क्या है, देखो कहीं कहीं शॉर्ट में STM लिखते हैं, कहीं SOM सोम लिखते हैं, और कहीं कहीं MOS मॉस लिखते हैं। ये सब्जेक्ट के नाम है। STM बोलते हैं कहीं कहीं, कहीं सोम बोलते हैं, कहीं मॉस बोलते हैं। STM मतलब एक्चुअली ये है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम से इस सब्जेक्ट को बुलाया जाता है। STM, सोम, मॉस, ये शॉर्ट में फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अब कहीं कहीं बोला जाता है काइनेटिक ऑफ मशीन, काइनेटिक ऑफ मशीन, ठीक। काइनेमेटिक ऑफ मशीन, शॉर्ट मशीन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। फिर डायनेमिक्स ऑफ मशीन, डायनेमिक्स ऑफ मशीन, ठीक। इन दोनों को कभी कभार एक चीज दूसरा चीज बोला जाता है, टॉम। कहीं कहीं इसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन, पार्ट 1 पार्ट 2। तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक। इसके अलावा और क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन। मैं ड्राइंग भी बोल रहा हूँ, डिजाइन बोल रहा हूँ। इसको शॉर्ट में कहीं कहीं MDU बोला जाता है। और इसी का दूसरा नाम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट भी बोला जाता है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। याद है? मैं कोई सब्जेक्ट मिस कर रहा हूं क्या? ग्राफिक्स भी ले सकते हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू वगैरह कुछ पूछ देगा, ठीक। और इसके अलावा बताइए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, उस बड़े रूप में मशीन ड्राइंग भी कह सकते हैं। एक सब्जेक्ट और है इम्पोर्टेंट, जहां आप ट्रस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, बताइए। यस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स।
दोस्तों मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक सब्जेक्ट और है, वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट। तो ये सब्जेक्ट्स हो गए। तो कितने सब्जेक्ट्स हो गए? अब कोई बोलेगा सर आपने तो सारे सब्जेक्ट्स बता दिए, छोड़ा क्या आपने? तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड है, एयर पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड है, इलेक्टिव्स हैं, रोबोटिक्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं। मैंने आपको सिर्फ ऊपरी ऊपरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है, सारे सब्जेक्ट नहीं बताए हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट लेंगे तो एक सेमेस्टर आप 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टोटल 8 सेमेस्टर आप पढ़े तो आप कितने सब्जेक्ट पढ़ लिए? चलिए फाइनल ईयर में सपोज आपने थोड़ा सा कम सब्जेक्ट पढ़े, पर 5 सेमेस्टर तो आपने पूरे सब्जेक्ट पढ़े। मैंने वो सबसे सब्जेक्ट्स नहीं बताए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही बताए हैं, ठीक। अब मैं आपको एक से एक करके बताऊंगा कि किसमें क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंस भी ना डिपेंड करता है। आप बोलेंगे सर आपने तो ये बताया था, ये नहीं आया, तो मैं तो आपको एक ओवरऑल थोड़ा सा बता रहा हूँ। वो डिपेंड करता है, किसी एग्जाम में कुछ पूछ सकता है, किसी एग्जाम में कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो आप तो सब पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको एक ही एग्जाम थोड़ी ना देनी है, आपको डिफरेंट एग्जाम भी देनी है। ईएस की भी दे सकते हैं आप, ठीक, गेट की भी दे सकते हैं, और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हैं, अलग अलग इंटरव्यू दे सकते हैं, है ना। और कुछ नहीं तो कॉलेज के एग्जाम्स तो है ही, उसको भी तो दे सकते हैं आप। तो मैं आपको बताऊँ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स। इसका पहला पार्ट अगर हम बात करें तो जनरली दोस्तों पहले पार्ट थर्मोडायनेमिक्स पहले पार्ट में आप क्या पढ़ते हैं? जीरोथ लॉ, ठीक। सिग्निफिकेंस इसका क्या सिग्निफिकेंस है? टेम्परेचर बताता है, बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम बताता है, ठीक। इसके बाद है जूल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक। जूल्स एक्सपेरिमेंट कहाँ पढ़ते हैं आप? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आया आपका फर्स्ट लॉ। इसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या आता है? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन शॉर्ट में SFEE बोलते हैं। इसके न्यूमेरिकल आते हैं, टरबाइन पे बेस्ड, पंप पे बेस्ड, डिफरेंट एप्लीकेशन, ठीक, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। और इसके बाद फिर आप आ जाते हैं सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ पे हीट इंजन, कार्नोट साइकिल याद है। फिर हीट इंजन हुआ, शॉर्ट में हीट इंजन को ऐसे लिखता हूं मैं, ठीक। फिर इसके बाद रेफ्रिजरेटर और हीट पंप HP, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने हीट पंप है, ठीक है। इसके एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो जब हम इनकी बात करते हैं इसमें हम एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी भी आता है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी सबके न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरी भी आता है। इसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब आया आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आपको क्या पड़ता है? दो स्टेटमेंट आते हैं, केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस, ठीक। तो इसकी थ्योरी आ जाती है। फिर कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं कि एक हीट इंजन है, उससे एक पंप कनेक्टेड है या रेफ्रिजरेटर कनेक्टेड है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपने देखे होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा? एंट्रोपी, हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स निकालते हैं हम। फिर ये भी देखते हैं कि प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है, कैसे
तो हम निकालते हैं dq/t या डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, याद करिए आप। इसके बाद आता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ, ठीक। इसके बाद आता है आपका प्योर सब्सटेंस, और एक और चीज आती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स अवेलेबल वर्क, कितना अवेलेबल वर्क है आपके पास, कितना यूजफुल वर्क है, ठीक। यहीं से आता है एक्सर्जी। इतना चीज हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट। अब आप सेकंड पार्ट की बात करेंगे अगर दोस्तों, अगर आप सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट, ठीक है, उसमें क्या आता है, पावर साइकिल्स। जब आप सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो पावर साइकिल्स आता है, पावर साइकिल्स, ठीक है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स आता है, वेपर पावर साइकिल आता है, ठीक है। वेपर कहीं इसको VAPOR लिखते हैं, VAPOUR भी लिखते हैं कहीं, और इसी को हम स्टीम साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एयर साइकिल हुआ, ये वेपर या स्टीम साइकिल हुआ, ठीक। एयर साइकिल मीन्स ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ठीक। और उनका कंपेरिजन तो उसमें बेस्ट न्यूमेरिकल आ जाता है, थ्योरी भी आती है किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है भाई। फिर वेपर और स्टीम साइकिल मतलब रैंकाइन साइकिल, रीहीट साइकिल, रीजनरेटिव साइकिल, ये सब आता है इसका वेपर और स्टीम साइकिल में, ठीक। इसके बाद साइकोमेट्रिक चार्ट आता है, साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक। सैचुरेटेड वेपर, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, ठीक, ये सब चीज़ साइकोमेट्री में पढ़ते हैं आप। डायनेस फ्रैक्शन वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं आप। तो ये सब चीज़ें आती है आपकी सेकेंड पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, ठीक। अब आते हैं आप फ्लूइड मैकेनिक्स। ये तो होगा भाई थर्मोडायनामिक्स। अब है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने क्या देखा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम देखते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक मार्क के, दो मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक। डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्पेसिफिक को, स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह लें, ठीक। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, विस्कोसिटी, ठीक। जब विस्कोसिटी की बात आती है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आता है, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और उसके यहाँ उसके लिए कर्व भी आता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, रेट। और इसका एक रिलेशनशिप भी होता है, टॉ इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy, ठीक। ये म्यू क्या है, ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी अगर लाना है तो म्यू होगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक। तो ये हो गया विस्कोसिटी। इसके बाद क्या आता है आपका सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, फिर कैविटेशन, कैविटेशन, बल्क मॉडुलस, कैपिलरिटी, कैपिलरिटी, ठीक। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया। इसके बाद हम आए प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बाद क्या आता है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिर फोर्सेज ऑन सबमर्ज्ड सरफेसेस, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पानी के अंदर है तो क्या होता है, क्या क्या फोर्सेस लगते हैं, वर्टिकल सरफेस है तो इंक्लाइंड सरफेस है, कर्व सरफेस है तो क्या क्या रहेगा, डिफरेंट फोर्सेस, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आता है आपका मेटासेंट्रिक हाइट वगैरह,
बॉयंसी की बात करते हैं हम, बॉयंसी, फ्लोटिंग बॉडी, मेटासेंट्रिक हाइट, ये सब के बारे में, स्टेबल, अनस्टेबल, कब स्टेबल है कब अनस्टेबल, कंडीशन क्या है, न्यूट्रल कंडीशन क्या है, ये सब के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसके बाद क्या आता है, अभी एक चीज और बचा है, वो है यस मैनोमीटर। मैनोमीटर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो मैनोमीटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है ये। अब इसके बाद काइनेमेटिक्स, जहाँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव टर्म, लोकल टर्म, वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है ना, रिजल्टेंट निकालते हैं, वो आ गया काइनेमेटिक्स पार्ट, थोड़ा काइनेटिक पार्ट आ गया, याद आ रहा है? हाँ सही। तो वहाँ रोटेशनल फ्लो निकालते हैं, कर्ल निकालते हैं, ठीक। इसके बाद आपको क्या आता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, थोड़ा डायनेमिक पार्ट में चले गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक। तो आपका आ गया कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। फिर आ गया आपका बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। अब इसके बाद इसका अजम्पशन, लोगों को पूछता है इसके अजम्पशन क्या है, वाइवा में पूछा जाता है अगर आप लैब वगैरह किए होंगे तो, ठीक। इसके बाद इसके एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन बताओ दोस्तों क्या क्या हो सकता है। फेमस वेंचुरीमीटर, ओरिफाइस मीटर, पिटॉट ट्यूब है, ये कुछ एप्लीकेशन है, नॉच, तो ये फ्लो थ्रू दिस, ये सब चीजें इसके एप्लीकेशन हो गए। इसके बाद दोस्तों आप क्या पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई, बर्नौलीज थ्योरम हो गया, अब क्या बचा, फ्लो थ्रू पाइप्स आया, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स। तो यहां आप पढ़ते हैं पाइप्स इन सीरीज, पैरेलल, पाइप्स इन पैरेलल, इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप, ठीक, याद है। फिर लॉसेस इन पाइप, ये तो हो गया फ्लो थ्रू पाइप, ठीक। अब आ गया लॉसेस इन पाइप, डिफरेंट टाइप के, मेजर लॉस, माइनर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, एंट्रेंस, सडन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, याद आ रहा है? यस, वो सब आप पढ़ेंगे यहाँ। इसके बाद आप पढ़ेंगे एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, TEL, टोटल एनर्जी लाइन, HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक, याद आ रहा है? समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, सब चीज याद आ रहा है? तो टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, TEL एंड HGL, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। इस देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारा चीज हो गया है, बहुत सारा चीज है, फ्लूइड मैकेनिक्स छोटा सा नहीं है। इसके अलावा भी है, अभी डायमेंशनल एनालिसिस का अपनी बात ही नहीं की है। डायमेंशनलेस एनालिसिस, रेनॉल्ड नंबर, वेबर नंबर, फ्रॉड्स नंबर, वो सब चीज़ भी है अभी। बकिंघम पाई मेथड, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, वो सब। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत बड़ा पार्ट है, ये होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। अब आ गया फ्लूइड मशीनरी, ठीक, यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट भी एक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह, ठीक। अब फ्लूइड मशीनरी, और हम फ्लूइड मशीनरी की बात करेंगे। फ्लूइड मशीनरी बोलने के लिए छोटा सा चीज है, बहुत सारी चीज है इसमें। क्या क्या मशीन पढ़ सकते हैं आप? टरबाइन, इम्पैक्ट ऑफ जेट, पंप, कंप्रेसर, याद आ रहा है कुछ? सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, डिस्चार्ज। फिर टरबाइन में हम पढ़ते हैं पेल्टन, फ्रांसिस, केप्लान,
पंप में हम पढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, रोटेटरी पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो ये सब चीज़। फिर इसमें हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक स्पीड, कुछ फैंस कर याद आ रहा होगा तो भैया, हेड, डिस्चार्ज, पावर, एफिशिएंसी, सब बीच में क्या रिलेशन है, ये सब चीज़ें आ गई फ्लूइड मशीनरी पार्ट में। अभी तक तो आपने सिर्फ थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मशीनरी किया है, अभी तो इंटरनल कंबशन इंजन आ गया। इंटरनल कंबशन इंजन में थोड़ा सा 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, इंडिकेटेड पावर के कैसे निकालते हैं, ब्रेक पावर कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। ठीक, ये हो गया ऐसे इंजन। उसके बाद हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर आप क्या पढ़ते हैं, फिन्स वगैरह, LMTD, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, याद आ रहा है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, LMTD, हीट एक्सचेंजर्स, फिन्स, इफेक्टिवनेस, काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, फिन्स, पार्ट नंबर, नसल नंबर, ग्रेशॉफ नंबर, तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी। हाँ, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन, ये सब चीज़ें आएगी आपकी हीट ट्रांसफर में। ठीक, पावर प्लांट में भी आप कुछ नहीं अरेंजमेंट रहता है पावर प्लांट में, तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन, ये फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन क्या होता है, क्या क्या साइकिल्स होती हैं, जैसे ऑयल की, स्टीम की, वाटर की, तो एयर हीटर, प्री हीटर क्या होता है, इकोनॉमाइजर क्या होता है, ये सब के बारे में थोड़ा सा थ्योरी आ जाती है पावर प्लांट में। ठीक, फिर गैस टरबाइन वगैरह में प्रेशर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग वगैरह थोड़ा सा आ जाता है, स्टेजेस आ जाते हैं, बहुत सारे स्टेज के बने रहते हैं ना, रीड फैक्टर आता है, ये सब चीज़ के बारे में बात हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद कहीं थर्मोडायनामिक्स पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है वर्कशॉप, मैन्युफैक्चरिंग। भाई साहब, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही टफ है, थियोरिटिकल, बोरिंग भी लगता है कभी कभार। तो मैन्युफैक्चरिंग में आप पढ़ते हैं कास्टिंग, फिर मशीनिंग, मर्चेंट सर्कल वगैरह याद आ रहा है, वेल्डिंग, मोल्डिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोल्डिंग, ठीक, और अनकन्वेंशनल मेथड्स, कन्वेंशनल मेथड्स आ रहा है यार, उनके बारे में भी इसमें पढ़ना पड़ता है। न्यूमेरिकल रहता है बहुत सारे इसमें, मर्चेंट डायग्राम, मर्चेंट सर्कल डायग्राम आ रहा है, टूल मशीन लाइफ निकालना कि कितनी लाइफ है, क्या लाइफ है मशीन की, वो सब पढ़ना है। भाई बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत दिक्कत वाला है, थ्योरी भी है। इसकी बुक आप देखेंगे ना, इतने क्वेश्चन रहते हैं कि पूछो मत। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के रहते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक खरीद लीजिए, RKN वगैरह खरीद लीजिए, देखिए सबसे बड़ा पार्ट यही रहता है, बहुत बड़ा पार्ट है ये। इसके बाद फिर लिमिट्स याद आ रहा है, लिमिट वगैरह, लिमिट्स, फिटिंग, ये सब पढ़ना पड़ता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल में तो थ्योरी रहता है, थोड़ा थोड़ा थ्योरी है। ठीक, पर ऑपरेशन रिसर्च में लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP याद आ रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद क्यू थ्योरी है भाई, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ऑपरेशन रिसर्च भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं उसमें। ठीक, अब उसके बाद अगर हम थोड़ा सा डिज़ाइन की तरफ जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें तो भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स हैं, फिक्स्ड बीम, कैंटिलीवर बीम, ये फलाना धन फलाना धुआं, यानी क्या क्या, उनमें कैसा डिफ्लेक्शन होगा, क्या इक्वेशन बनेगी, आपको सब पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए फॉर्मूले, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी आता है भैया कि कैसे देगा, कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, फिक्स्ड बीम है, इसके ये इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, क्या स्लोप होगा, इसका डायरेक्ट फार्मूला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, वो उस पर वैल्यूज पर पुट करनी रहती है, प्रैक्टिस की बात है, अब वो फार्मूले रटे होने चाहिए बस। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफ्लेक्शन, बीम, कॉलम के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब क्वेश्चंस हैं इसमें थ्योरी। फिर इसमें भी एक डायग्राम यूज होता है, मोर सर्कल के बारे में पढ़ना पड़ता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। उसके बाद मशीन डिज़ाइन तो अपने आप में एकदम भाई डिज़ाइनिंग है, उसमें यील्ड स्ट्रेंथ, डक्टाइल मटेरियल, ये सब का कंसेप्ट आ जाता है।
गुडमैन्स लाइन और एक और लाइन रहती है, वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। ठीक, सबसे बड़ा चीज़ आता है थ्योरी ऑफ मशीन, जो 2 पार्ट में है। वहाँ आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक गियर, याद आया, गियर ट्रेन वगैरह पढ़ते हैं आप, कीज वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ाते हैं, डिज़ाइन, फिटिंग विटिंग। ठीक, फिर गायरोस्कोप वगैरह के बारे में पढ़ते हैं आप। फिर वाइब्रेशन, डैम्पिंग, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, डैम्पिंग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और क्या क्या आ सकता है इसमें, अभी तुमको इतना याद आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइएगा कि इसमें और क्या आ सकता है। यस, कैम, डिजाइनिंग ऑफ कैम, इसके बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। ठीक, गियर ट्रेन में बहुत है, सिंपल गियर ट्रेन में मालूम क्या क्या है, खाना ठिकाना है, तो उनके न्यूमेरिकल आते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल, वेलोसिटी रेशियो, गियर रेशियो, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर आपको याद होगा तो भाई डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ग्राफ बनता है कैम में, वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए क्या ग्राफ बनता है कैम के लिए, डिफरेंट प्रोफाइल के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये हुआ थ्योरी ऑफ मशीन वाला पार्ट। आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आपका पार्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यहाँ क्या चीज़ है, ये क्या बोला है भाई, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फोर्सेस को रिजॉल्व करना आना चाहिए, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ठीक, मोमेंट को इक्वल करना आना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, ये सब है, ग्रूबर्स लॉ, कुछ बेक लॉ, कुछ लॉज हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रसेस के बारे में पढ़ते हैं, वेज शेप, उसके थ्रू फोर्सेस के क्या रिजॉल्व करते हैं वो पढ़ते हैं हम इसमें। डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल, याद होगा आपको डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो ये सब चीज़ें इसमें। फिर इसमें SF डायग्राम, BM डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स है, उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, वो इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ट्रसेस, ये 3 चीज़ें इसमें पढ़ लीजिएगा। इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स में आपका उद्धार हो जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा सार था, हो सकता है इसके अलावा भी चीज़ें आए। ठीक, मैंने आपको एक थोड़ा सा मोटा मोटा एक हिसाब बता दिया कि भाई ये सब चीज़ें पढ़ के जाना, ये सब्जेक्ट पढ़ लेना और ये टॉपिक्स पढ़ लेना, तो आप पास कर जाएंगे सब्जेक्ट। बस ये कि प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत प्रैक्टिस लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। थोड़ी तो आप तुक्का भी मान लेंगे, पर न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और ये सब आपने कर लिया तो आप कोई सी भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।